हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैलेंजिंग माइंड्स। तो हमने कल सॉम का पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हमने डिफिनीशन के बारे में पढ़ा था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो पढ़ा था वहाँ पे हमने टेंसाइल टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो स्ट्रेस के टाइम वहाँ पे एक जगह करेक्शन कर लेना कि यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस लिखा था, ए नॉट प्लस डेल्टा ए, तो पॉजिटिव होता है कंप्रेशन के लिए और माइनस हम लेते हैं फॉर टेंशन। तो वहाँ पे नेगेटिव का वैल्यू मैंने नहीं लिखा था, वो लेना, क्योंकि जब हम टेंशन अप्लाई करते हैं तो एरिया कम हो जाता है उस टाइम, और जब हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, इसलिए हम प्लस यूज़ करते हैं फॉर कंप्रेशन एंड नेगेटिव फॉर टेंशन, ठीक है। और एक जगह पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मैंने कहा था कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है वहाँ पे मैंने अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू बोला था 20%। बेसिकली वो अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू नहीं है, वो अल्टीमेट यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू है वो, ठीक है। ये तो होता है यहाँ पे स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, उस टाइम मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे इस ग्राफ से मैंने आपको दिखाया, तो उस टाइम अल्टीमेट स्ट्रेस का मैंने सिग्मा यू जो बोला था वो बोला था 20%। बेसिकली वो गलत है, वो रॉन्ग, वो करेक्ट कर लेना। वहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू होता है 20%, ठीक है, वो करेक्ट कर लेना वहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बाद हमने पढ़ा था फेलियर्स के बारे में, डक्टाइल मटेरियल में कौन सा फेलियर होता है और ब्रिटल मटेरियल में कौन सा फेलियर होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में, जो मैंने आपको कल ही बोला था, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, क्रीप, इलास्टिसिटी एंड टफनेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेचड, ठीक है, हम खींच सकते हैं इसको, यानी कि हम इसको वायर्स मिला सकते हैं, हम बोलते हैं वायर, जैसे वायर्स मिला सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको खींचेंगे इसमें वायर बन जाएंगी, तो हम बोलेंगे इसमें डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। तो लार्ज डिफॉर्मेशन आकरिंग बिफोर रैप्चर और फेलियर, इसमें क्या होता है कि फेलियर से पहले बहुत सारी डिफॉर्मेशन होती है। डिफॉर्मेशन को होती है चेंज इन एरिया या चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो अभी मैं इसको खींचूंगा, अगर इसकी लेंथ बहुत इंक्रीज हो गई, ठीक है, थ्रेड जैसे बन गया, तो मैं बोलूँगा ये क्या है, ये डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। तो फेलियर से पहले इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन आती हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%, ठीक है। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन हम बोलते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन को, ठीक है। एक तो हो गया इलास्टिक स्ट्रेन, दूसरा हो गया प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है वो मतलब इलास्टिक स्ट्रेन के बाद कौन सा स्ट्रेन आता है, प्लास्टिक स्ट्रेन, तो वही यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%, इसमें ग्रेटर देन 5% होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील, मैग्नीज, लेड, निकल, ब्रास और ब्रॉन्ज, ये कुछ एग्जांपल्स है इसकी, ठीक है। ये मैं आपको इस तरह से भी समझाता हूँ कि प्लास्टिक स्ट्रेन क्या क्यों होता है इसमें ग्रेटर देन 5%। सपोज हमने इसमें इसको खींचा, ठीक है, प्लास्टिसिटी हो गई, मतलब कि ये अपने ही ये जब हम इसको कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा, मतलब अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। अगर ये वापस अपने, हम इसको खींच रहे, हमने जब लोड छोड़ा, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो हो गई वो इलास्टिसिटी, ठीक है। तो दूसरा है यहाँ पे ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या मतलब हो गया, लैक ऑफ डक्टिलिटी भी बोल सकते हैं, या लैक ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम मतलब मटेरियल को स्ट्रेच नहीं कर सकते। इसमें अगर हमने मटेरियल को स्ट्रेच करना चाहे तो वो वहाँ पे ही टूट जाएगा, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई ग्लास है, ग्लास को अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट टूट जाता है, दैट इज़ ब्रिटल, ठीक है, वो ब्रिटल होता है। या कास्ट आयरन है हमारे पास, ठीक है। फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इसमें जब इलास्टिक लिमिट आता है तो फ्रैक्चर वहाँ पे ही होता है विद लिटरली स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो जाती हैं और उसी के साथ वो टूट जाता है। प्लास्टिक स्ट्रेन होता है लेस देन 5%, इसमें ब्रिटलनेस में प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है वो होता है लेस देन 5%। इसमें एग्जांपल है कास्ट आयरन, कंक्रीट एंड ग्लास। आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको दिखा सकता हूँ, आप 2 मिनट की। सपोज मेरे पास ये रिफल है, अब मैं इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेरे पास ये रिफल है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैंने बेंड किया, ठीक है। अगर मैंने लोड रिमूव किया तो ये अपनी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, ये अपने पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स इसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है।
इलास्टिक इसको किसी लिमिट तक होगा। अब मैं अगर इसको ज़्यादा लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बैंड हो गया, ठीक है। अगर ये अपनी पोजीशन पे अब नहीं वापस आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इसमें अब प्लास्टिसिटी आ गई, मतलब ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है। अगर ये अपनी जब ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा था, मैं लोड अप्लाई कर रहा था, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा था, दैट मीन्स इसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच अ पीस ऑफ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट बाय प्रेसिंग इट, ठीक है। सपोज हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, ये हमें मेटल है, मेटल पीस है, कुछ है, हमने इसको प्रेस किया तो ये एक शीट बन गई। जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं, ठीक है, ये आटा होता है, ऐसे हम थोड़ा पहले छोटा बनाते हैं, फिर उसको हम रोलर से जब हम रोल करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे बन जाती है? ऐसे बन जाती है। तो इसमें मेलेबिलिटी आती है, मतलब कि ये फैल जाता है, एक थिन शीट बन जाता है, ठीक है। मेलेबिलिटी वही प्रॉपर्टी होती है कि एक थिन शीट में बन जाए, ठीक है। मेलेबल मटेरियल्स हाईली प्लास्टिक, मेलेबल मटेरियल जो होते हैं वो हाईली प्लास्टिक होते हैं, क्योंकि जब हम वो रोल बनाते हैं, अगर हम या हमारे पास जो मेलेबल मटेरियल है दैट इज मरकरी, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता अगर हम लोड को रिमूव भी करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं, और ये हाईली प्लास्टिक होता है, मीन्स कि ये ज़रा सा भी वापस नहीं आता है अपनी पोजीशन पे, ठीक है। एग्जांपल है मरकरी इसकी। उसके बाद आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या बोलते हैं हम कि रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और एब्रेशन, ठीक है। अभी हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, या स्क्रैच गार्ड हम लगाते हैं, तो हमने स्क्रैच किया, अब अगर ये रजिस्ट हो गए, मतलब इसमें स्क्रैच नहीं आया, दैट मीन्स इसमें हार्डनेस है। या एब्रेशन हम देखते हैं कि जो हमारे पास एग्रीगेट्स होते हैं उनमें हम एब्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर उन रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और एब्रेशन होगा तो उसको बोलते हैं हम हार्डनेस, कितना हार्ड है ये, ठीक है। इसमें हमें दो मेथड्स हैं मेजरमेंट करने के लिए। एक तो हमारे पास अगर स्ट्रेच हार्डनेस होगी तो कॉमनली मेजर्ड बाय मोहर सर्कल। अगर स्क्रैच हार्डनेस होगी तो उसको हम मोहर सर्कल से मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंडेंटेशन हार्डनेस, ठीक है, या अब एब्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ, या तो स्क्रैच होगा या एब्रेशन। अगर एब्रेशन हमें मेजर करना होगा तो वो हमें बाय 4 मेथड्स से हम वो निकाल सकते हैं, दैट इज बेरिनल हार्डनेस मेथड, रॉकवेल हार्डनेस मेथड, वीकर्स हार्डनेस मेथड एंड नोप हार्डनेस मेथड, ठीक है। ये 4 मेथड से हार्डनेस निकालने के लिए अगर एब्रेशन होगा, ठीक है। नाउ देयर इज another term that's creep। अब हम देखते हैं क्रीप क्या होता है। It is a permanent deformation which is recorded with a passage of time at a constant loading, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कंसिस्टेंट लोडिंग होगी, ठीक है, बहुत टाइम तक, तो वहाँ पे एक डिफॉर्मेशन आती है, उसकी को हम क्रीप बोलते हैं, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप, कौन कौन से फैक्टर क्रीप को इफेक्ट करते हैं? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लोड का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ लोडिंग, ये स्टैटिक है डायनेमिक। हमारे पास दो लोड होते हैं, या तो स्टैटिक होगा या तो डायनेमिक होगा। इसको हम स्टैटिक को और एक नाम देते हैं डेड लोड, ठीक है। डायनेमिक को क्या नाम देते हैं? लाइव लोड, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम और एज ऑफ लोडिंग, कितना टाइम हुआ लोड को और एज कितनी, मतलब टाइम या तो हम बोलेंगे एज ही, ठीक है। एंड फोर्थ इज टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास और एक टर्म दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जो मैं अभी तक बोल रहा था, द प्रॉपर्टी बाय विच ऑरिजिनल डायमेंशन दैट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन कैन बी रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग इज नोन एज इलास्टिसिटी। जो मैं अभी तक बोल रहा था, हमने इसको लोडिंग की अप्लाई, अगर हमने ये लोडिंग छोड़ी अपने पोजीशन पे वापस आया, दैट इज इलास्टिसिटी, मीन्स कि इस मटेरियल में इलास्टिसिटी है। द टोटल स्ट्रेंथ एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए मेटल एंड कैन बी रिलीज्ड आफ्टर अनलोडिंग इज कॉल्ड रेजिलेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो टोटल स्ट्रेंथ एनर्जी है जो कैन वो हम स्टोर करेंगे गिवन वॉल्यूम में, ठीक है, और एंड कैन बी रिलीज्ड आफ्टर अनलोडिंग। अभी हमने लोडिंग की तो स्ट्रेंथ एनर्जी क्या हो गई? स्टोर। अब हमने जब अनलोडिंग की, ठीक है, तो वो वापस आएगी, सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रेजिलेंस, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास टफनेस।
और जो यहाँ पे मैक्सिमम इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, वो होता है सिग्मा स्क्वायर वाई बाई 2SE। उसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज़ टफनेस, ठीक है। टफनेस क्या होता है? द प्रॉपर्टी विच एनेबल्स मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बगैर ही अगर हम अभी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे वो फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन अभी हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, ठीक है, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं, इसमें टफनेस है, ठीक है। इफ़ ए मेटल इज टफ देन इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर लार्ज स्ट्रेन एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर करेगा फ्रैक्चर से पहले। मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चरल स्टेज, ठीक है। मॉडुलस ऑफ टफनेस किसके बराबर होता है? सिग्मा वाई प्लस सिग्मा यू डिवाइड बाई 2 इंटू EF, ठीक है। ओके, थैंक यू।